स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पास करें में। माय नेम इज़ विक्रम और शुरू करते हैं आज की हमारी ज्योग्राफी का हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसके बारे में। उससे पहले आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में ज्योग्राफी क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत आपको ही करनी है। और उसमें थोड़ी सी अगर आपको गाइड कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो तैयारी है, जो जर्नी है आपकी आपके मंजिल तक, उसको थोड़ा सा आसान कर दें। तो उसी को लेकर हमारा इस चैनल का प्रयास है एग्ज़ाम पास करेगा, जिसमें अलग अलग टीचर आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ताकि आप आपके जो सपने हैं, आपके जो एग्ज़ाम है उसे आप क्लियर कर सको। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, हमने इंट्रो कर लिया। आज हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड, जिसे हम कॉस्मोस भी बोलते हैं और यूनिवर्स भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा एक पिछली क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो आपको मैं ठीक कर देता हूँ। कि कई बार क्या होता है कि बोलते टाइम हम बोलना कुछ चाहते हैं और लिख कुछ और ही देते हैं। ऐसा होता है ना, गलती सभी से होती है। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि एक्चुअल में जो मानचित्र है, जो हम देखते हैं, नक्शा हम देखते हैं, उसके खोजकर्ता कौन थे, उसके फादर कौन थे, जनक कौन थे। तो मैंने आपको उल्टा बता दिया था। मानचित्र का आपको मैंने मार्टिन बता दिया था और ग्लोब का मैंने एनेक्सीमेंडर बता दिया था। तो थोड़ा सा आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि मानचित्र का जो जनक था वो एनेक्सीमेंडर था और ग्लोब का मार्टिन बेहम था। अब ये चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो और आप अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर लगा सकें। तो हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, कॉस्मोस की। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप जहाँ पर भी बैठे हो, किसी चेयर पर बैठे होंगे, किसी रूम के अंदर होंगे, वो रूम कहाँ पर है? किसी धरातल पर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं, धरती बोलते हैं। अब हमें पता कि हम एक ग्रह पर रहते हैं जिसका नाम है अर्थ। क्या है? अर्थ, पृथ्वी, ये मान के चलिए अर्थ है और आप यहाँ पर बैठे हो और मैं यहाँ पर बैठा आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे मैं बोलता हूँ कि आप अपने रूम से बाहर निकलिए और ऊपर आकाश में देखिए आपको क्या नज़र आता है। तो आप बोलोगे सर ऊपर हमें स्काई, आसमान नज़र आ रहा है। कुछ बोलेंगे हमें तो सूरज नज़र आ रहा है। ऐसा ही होता है ना। कुछ ऐसे हैं जो रात को बैठे मेरी क्लास देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी है ना कुछ जो दिन में नहीं देखते, जो रात को पढ़ते हैं। अब जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें सूरज तो नज़र आएगा नहीं, उन्हें क्या दिखेगा? उन्हें तारे दिखेंगे, उन्हें चंद्रमा दिखेगा, चांद दिखेगा। ऐसा ही होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें कई सारे तारे इकट्ठे दिखेंगे, मतलब काफ़ी सारे तारे एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं, ऐसे तारों का एक झुंड सा दिखेगा। अगर आपसे मैं पूछूं सूरज क्या है, तो सूरज एक तारा है, आपको पता है ना। चांद एक क्या है? हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और ये इसका एक उपग्रह है। आई एम श्योर कि आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा होगा, आपने कई सारी किताबों से पढ़ा होगा, पर अब समय के साथ आप भूल जाते हो कि कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा बड़ा है। एक्चुअल में ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी क्या है, कौन से फिलोसफर ने कब कौन सी बात बोली, कौन सी ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कौन से का रंग पीला है, कौन से का नीला है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कौन सूरज के नज़दीक है, कौन दूर है। ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी, आप भूल गए होंगे। लेकिन जब आपको मैं चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगा और आप खुद कोई भी टेस्ट लगा के देखना, किसी भी इस टॉपिक से बनने वाला आपको नेट पर मिल जाएगा या मैं खुद आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तब आप देखोगे आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटेगा नहीं और आप कोई भी टॉपिक आज के बाद भूलोगे नहीं। हम धीरे धीरे लेकर चलेंगे छोटी छोटी क्लास, ताकि हमारे दिमाग की जो एक रिटेंशन पावर होती है कोई चीज़ें याद रखने की, वो थोड़ी होती है। ठीक है, किसी का IQ ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो मैं सभी को कंसिडर करके चलूँगा। तो हमने डिस्कस किया कि हम जिस जहाँ पर रहते हैं वो अर्थ है, जिसे हम ग्रह बोलते हैं। चांद इसका उपग्रह है
सूरज हमें नजर आता है वो तारा है, ये आसमान है, ठीक है। तो ये अगर मैं सभी को इकट्ठा बोल दूं, ये सारे के सारे, तो ये एक गैलेक्सी में होते हैं। क्या होते हैं? गैलेक्सी होती है, सॉरी, गैलेक्सी जिसे हम आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा के ये सारे पार्ट है, जिसमें आकाश गंगा एक्चुअल में तारों से बनी होती है, ठीक है। तो यानी हमारे अर्थ के ऊपर आपको जो भी नजर आता है, खुद अर्थ, उपग्रह, तारे, आसमान, गैलेक्सी, इन सभी को जब मैं कंबाइन कर देता हूं तो उसे बोलते हैं हम ब्रह्मांड, उसे बोलते हैं कोस्मोस, उसे बोलते हैं हम यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड, कोस्मोस, यूनिवर्स एक ही चीज है। ये बस सिनोनिम मान लीजिए। जैसे किसी का नाम राहुल है, ठीक है, तो कई प्यार से उसे घर में धोलू बोल देते हैं, किसी को कालू बोल देते हैं, तो ये क्या उसके उपनाम है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन तो एक ही है, ठीक है। वैसे ये अलग अलग चीजें हैं। तो ये हमने थोड़ी सी बात कर ली, आपको मैंने थोड़ा सा समझाया है कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एक्चुअल में ब्रह्मांड है क्या। कई सोचते हैं कि तारे मतलब ब्रह्मांड हो गया, सारे ग्रह मतलब ब्रह्मांड हो गया। ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्रह्मांड किसे बोलते हैं। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब धरती, अर्थ, ग्राफी मतलब अध्ययन करना, यानी कि धरती का अध्ययन करना। तो वैसे ही जब हम ब्रह्मांड का अभी अध्ययन कर रहे हैं, मान के चलो, तो उसे बोलते हैं कोस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। ये आपको टर्म याद होनी चाहिए, या आपके इंग्लिश के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं। उसमें होता है ना OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये कोस्मोलॉजी क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड का विज्ञान। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मान के चलो कि ये 2-3 तारे हैं, ऐसे 5-7, ये तारे, जैसे एक तो पहले सिंगल तारा था, फिर इतने तारे इकट्ठे हो गए, तो ये सारे अगर तारे इकट्ठे हो जाते हैं, इन सभी तारों के समूह को हम बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ कि तारों के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी। अब जैसे ये गैलेक्सी हो गई, वैसे ही यहाँ पर कोई दूसरी गैलेक्सी बन जाएगी जिसमें अलग से तारे होंगे, ठीक है। ये गैलेक्सी और हो गई ऐसे ही, जिसमें अलग से तारे होंगे। अब ये जो सारे गैलेक्सी कंबाइन हो चुकी है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? ठीक है, एक गैलेक्सी के अंदर 10 की पावर 11 तारे होते हैं। एक ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी होती है? तो 10 की पावर 11 गैलेक्सी होती है, ठीक है। एक गैलेक्सी के अंदर 10 की पावर 11 तारे होते हैं और एक ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 11 गैलेक्सी होती है। अब आपसे मैं पूछूं कि एक ब्रह्मांड में तारे कितने होते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये एक गैलेक्सी है ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, तो टोटल इसके अंदर इतनी गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? तो 10 की पावर 11 आपको तारे निकालने हैं। आपको मैथ का एक नॉर्मल सा एक फार्मूला पता होगा, 10 की पावर 11 जब बेस सेम होते हैं, जब क्या होते हैं? बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी बेस तो ऐसा का ऐसा और 11 + 11 22। यानी एक ब्रह्मांड के अंदर, हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें टोटल अभी कितने तारे हैं? तो 10 की पावर 22 इसमें तारे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तारे जितने पहले थे उतने ही हैं। कुछ ऐसे तारे हैं जो खत्म हो रहे हैं, पर कुछ ऐसे तारे हैं जो अभी नए बन रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है? तो गैलेक्सी तारों का समूह होती है। ब्रह्मांड क्या होता है? जिसमें ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। एक गैलेक्सी के अंदर 10 की पावर 11 तारे होते हैं और एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी, जैसे ये है ना 1 2 3, ऐसी 10 की पावर 11 गैलेक्सी होती है।
और टोटल जब आप ऐसे तारे गिनोगे छोटे छोटे ऐसे, तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 22 तारे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर आपको मैं लेकर चल सकूँ, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपने पढ़ा होगा पर आपको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा कि क्या चीज़ कैसे है, ताकि आप उस चीज़ों को लंबे समय तक आप याद रख सको। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जब आपने पहली बार छठी कक्षा में पढ़ा था तो बिल्कुल छोटी सी बुक थी ना, बिल्कुल छोटी सी, जिसमें शायद 50-60 पेज होंगे। जब आप 7वीं कक्षा में पहुँचते हो 7th स्टैंडर्ड में, तो वो बुक थोड़ी सी बड़ी और हो जाती है। यानी पहले सिर्फ आप इतना पढ़ते थे कि भारत में 28 राज्य है, मान के चलो। जब आप 7वीं क्लास में पहुँचते हो तो आप ये पढ़ते हो कि 28 राज्य तो है भी, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। जब आप 9th में पहुँचते हो आप पढ़ते हो कि राज्य तो है पर उसके अंदर जिले भी हैं, फिर आगे जिलों के अंदर तहसील भी है, तहसील के आगे फिर क्या है, गांव भी आते हैं, ब्लॉक भी आते हैं। तो यानी कि उन सारी चीज़ों को हम पहले कुछ और ही सोचते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमारा जो कुछ चीज़ें ग्रहण करने की जो हमारी क्षमता बढ़ती गई, तो वैसे ही हमें चीज़ें और बड़े दायरे में मिलने लगी। तो वैसे क्या हुआ था कि जब ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले किसी ने सोचा था, तो आज से हज़ारों साल पहले किसी व्यक्ति ने सोचा होगा, तो उसने कुछ और सोचा, उसके बाद कुछ नए फिलोसफर आए, उन्होंने अपने कुछ अलग विचार रखे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आज के वर्तमान समय में पहुंचते हैं, तो जब शुरू में विचार दिए थे और जो आज का विचार है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस पूरी घटनाक्रम को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा, जिसमें हम सबसे पहले 140 ईस्वी की बात करेंगे। 140 ईस्वी की बात करेंगे, उसके बाद हम 1543 ईस्वी की बात करेंगे, इसके बाद हम 1609 ईस्वी की बात करेंगे, 1609 के बाद हम 1805 ईस्वी की बात करेंगे, 1805 के बाद हम आगे पहुंचकर 1925 ईस्वी की बात करेंगे, 1925 के बाद हम 1960-70 ईस्वी की बात करेंगे। आज के टाइम में जब भी कोई आपसे पूछता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो आप डायरेक्ट उसका जवाब देते हो। आपने ये काफ़ी बार पढ़ चुका कि बिग बैंग को थ्योरी थी, वो यहाँ पर जाके आती है, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन क्या 140 ईस्वी में जब इसके बारे में स्टडी स्टार्ट हुई थी, तब क्या उसी टाइम इसके बारे में पता चल गया था? नहीं ना, ये धीरे धीरे इन्होंने अपने ज्ञान का जो एरिया वाइड किया, इस पर रिसर्च की, और यहाँ पर जाकर ये बताते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, वो कैसे बना। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही थ्योरी, इसके अलावा एक थ्योरी और है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फोर्स थ्योरी बोलते हैं। वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है और वो एग्जाम में भी नहीं पूछते। हमारा जो मेन फोकस वो इस पर रहेगा, पर यहाँ तक का जो सफ़र है वो यहाँ से लेकर शुरू होता है और यहाँ तक आता है। तो वो सफ़र हमें तय करना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले जो 140 ईस्वी की बात करते हैं, तो एक मिस्र, आपने देश सुना होगा, मिस्र या यूनानी, वहाँ का एक साइंटिस्ट मान लीजिए, कोई ज्योग्राफर मान लीजिए, उसका नाम था क्लॉडियस टोल्मी। क्या नाम था? क्लॉडियस टोल्मी। उसने एक कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट का नाम था जियोसेंट्रिक कंसेप्ट। क्या था? जियोसेंट्रिक कंसेप्ट। ठीक है, आपसे पूछे कि जियोसेंट्रिक कंसेप्ट किसने दिया था, तो क्लॉडियस टोल्मी ने दिया था। मिस्र यूनान का ये रहने वाला था। कब दिया था? 140 ईस्वी में दिया था। इसका मतलब क्या, अब आपको मैं समझाता हूँ। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, हमने पढ़ा था ना जियोग्राफी।
जियो मतलब धरती, पृथ्वी, अर्थ। सेंटर मतलब सेंटर में, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है, मान के चलो ये मतलब अर्थ, और ये बिल्कुल सेंटर में है, और इसके चारों ओर यहाँ पर पूरा सोलर सिस्टम है। क्या है? सोलर सिस्टम, जिसके अंदर सूरज भी है, बाकी जो ग्रह है बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, वो सारे ग्रह हैं। तो ये हमारी अर्थ बीच में, और ये पूरा जो सोलर सिस्टम है ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी आज तो हम सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो घूमती है, घूम रही है ना पश्चिम से पूर्व। लेकिन 140 ईस्वी की बात है, उस टाइम किसी व्यक्ति ने सबसे पहले बताया था। वो बोला कि हमारी अर्थ नहीं घूमती, ये बाकी का पूरा सिस्टम घूम रहा है। अगर आज के टाइम में कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो जैसे वो बाहर खड़ा होगा, वो देखा कि सूरज सुबह पूर्व से निकलता है और घूमते 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 ये पश्चिम में जाकर उदय अस्त हो जाता है। तो वो तो ये सोचेगा कि जहाँ पर मैं खड़ा था वहीं पर खड़ा हूँ, पर ये सूरज घूम रहा है, मतलब ये सूरज हमारा चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमें पता है ना कि सूरज नहीं घूम रहा, हमारी पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति ने ऐसा ही सोचा, जैसे आज कोई अनपढ़ व्यक्ति सोचेगा, उसने बोला पृथ्वी तो वैसे ही है, लेकिन ये जो पूरा सोलर सिस्टम है ये इसका चक्कर लगा रहा है। ये बात थी 140 ईस्वी की। उसके बाद लगभग देखिए कितनी, इसमें माइनस कीजिए आप, 1403 साल बाद, 1403 साल बाद एक नया व्यक्ति यहाँ पर आता है, उसका नाम था कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ये पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर देता है। ये बोलता है भाई टॉमी तुम गलत था, अब मैंने कुछ और देखा है, तुम वो सुन। ये इसी की तरह एक और नया कंसेप्ट देता है जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक। क्या था? हेलियोसेंट्रिक। ये कंसेप्ट किसने दिया था? हेलियोसेंट्रिक ये दिया था कोपरनिक्स ने। कब दिया था? 1543 के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसने क्या बोला कि जो सूरज है वो सेंटर में है, और जो बाकी पूरा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारी अर्थ भी है, ठीक है, बाकी तारे भी हैं, सैचुरन भी है, ये सारे के सारे इसकी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कि सूरज तो बीच में है। इसने क्या बोला था कि धरती बीच में है, ये बोलता कि सूरज बीच में है, और ये बाकी जो प्लेनेट है ये पूरा सोलर सिस्टम इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पर इसका जो कंसेप्ट था वो सीमित था, लिमिटेड था। कहाँ तक? सौर मंडल तक। इसने सिर्फ आज के टाइम में हमारा जो सौर मंडल है ना, सूरज प्लस जितने हमारे 8 प्लेनेट है, ये यहीं तक सीमित था। इसने सिर्फ यहाँ तक स्टडी की और बाद में इसने छोड़ दी। इसने बोला कि सूरज बीच में है और बाकी प्लेनेट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और हमें भी पता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। आज के टाइम में हर व्यक्ति इसके बारे में जान चुका है और ये साबित भी हो चुका है। फिर क्या होता है कि 1609 के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है गैलीलियो। क्या नाम होता है? गैलीलियो। आपको पता होगा कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका? दूरबीन का आविष्कार किया था। तो इसने आविष्कार किया और अपनी दूरबीन का इसने यूज़ किया, और दूरबीन को इसने ऐसे लगाया और कुछ ने इसके अंदर से देखा। उसके बाद ने इसने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया। वैसे ये इससे रिलेटेड नहीं है, पर आपको ये टाइमलाइन के बीच में आ रहा था तो मैंने इसको ऐड कर दिया। ये इससे अलग टॉपिक है। जब हम बाद में हमारे सारे जितने ग्रह हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं, प्लेनेट है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब किसी बिना दूरबीन के हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक आता है। तो इसने ये बताया था कि कितने ऐसे ग्रह हैं जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों से विजिबल। इसने कुछ ग्रह बताए थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये मैंने बीच में ऐड कर दिया है। अब क्या होता है कि 805 में जाकर एक ब्रिटेन का हर्शेल नाम का वैज्ञानिक था,
कहाँ का था? ये हर्सेल नाम का वैज्ञानिक था। ये कुछ अलग कंसेप्ट लेकर आता है। ये बताता है कि हमारा जो सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है, वो जो पूरी गैलेक्सी है ना हमारी, हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कुछ तारे हैं, वो सारे मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ तारे और हैं जो गैलेक्सी बनाते हैं मिलकर। तो इसमें कुछ ऐसे तारे होंगे, जैसे हमें पता है कि सूरज एक तारा है, जैसे मान के चलो ये सन है और इसके ये तारा हो गया, इसके आसपास कुछ प्लेनेट है जो हम डिस्कस करते हैं कि 8 तारे 8 ग्रह हैं। तो ये बोला कि ये हमारा जो सौरमंडल है ना, हमारा सूरज है एक तारा है, इसके चारों ओर 8 ग्रह है। ये गैलेक्सी का एक अंश मात्र है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे पता नहीं कितने सौरमंडल गैलेक्सी में भरे पड़े हैं, पता नहीं कितने सौरमंडल से गैलेक्सी में भरे पड़े हैं, और पता नहीं कितनी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड के अंदर भरी पड़ी है। तो इसके बारे में सबसे पहले हर्सेल ने बताया। पहले मतलब आपको पता ना कि इसने क्या सोचा था, कोपरनिकस ने, कि हमारा सौरमंडल खत्म हुआ, बस इतनी ही दुनिया है, ठीक है। ये यहाँ तक इसका कंसेप्ट रुक गया। पर ये आकर हर्सेल भाई बोलता है कि सुनो कोपरनिकस, तुमने सोचा था कि दुनिया सौरमंडल पर खत्म हो गई, पर पता नहीं इतनी कितने सौरमंडल गैलेक्सी में घूम रहे हैं। तो ये बात हर्सेल नाम का व्यक्ति यहाँ पर बताता है। जैसे हम 1925 में पहुंचते हैं तो यहाँ पर अमेरिका का एडविन पी हब्बल नाम का जो वैज्ञानिक आता है, वो कुछ अलग ही कंसेप्ट बताता है। देखिए आप दायरा समझिए, पहले पृथ्वी थी, यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही थी ओनली, फिर यहाँ पर सौरमंडल की बात होने लगी, फिर थोड़ा सा दायरा यहाँ पर बढ़ चुका है और यहाँ पर हम गैलेक्सी में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने सौरमंडल गैलेक्सी में हैं। अब यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर गैलेक्सी से आगे बढ़ जाएगा और ये ब्रह्मांड की बात करने लगेगा। ये बताएगा कि ब्रह्मांड एक्चुअल में कितना बड़ा है, वो चीज़ें ये बताएगा। और ये बोलता है कि जो ब्रह्मांड है इसका जो व्यास है, व्यास वो कितना है, तो वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। हमें पता है कि प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। जैसे हम दूरी मापते हैं ना, किलोमीटर, मीटर, फुट, मील्स, इसमें तो वैसे ही जब हम ये जो पिंड है ब्रह्मांड में, उनकी जब दूरी मापते हैं तो हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो ये बोला कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? ये काम है आपका। ये आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी सिंसियरिटी से क्लास को देख रहे हैं। और इसने एक बात और भी बताई। इसने क्या बोला कि जो गैलेक्सी है, जितनी जो गैलेक्सी है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब एक गैलेक्सी यहाँ पर है, ठीक है, 2 गैलेक्सी यहाँ पर थी। बोला ये समय के साथ ये गैलेक्सी तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, मतलब ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है। सारी गैलेक्सी आपस में एक दूसरे से दूर जा रही है। ये किसने बोला था? हब्बल ने बोला था। पर ये बात इसने ये 1929 में जाकर बोलता है। 1929 में ये अपना एक कंसेप्ट लेकर आता है, ठीक है, जिसे हब्बल का नियम बोलते हैं। हब्बल का नियम, जिसमें आपका फिजिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 1960 और 70 में जाकर एक वैज्ञानिक आता है जो बेल्जियम का रहने वाला था, लेमेंटियर। वो बताता है कि एक्चुअल में पृथ्वी कैसे, ये ब्रह्मांड कैसे बना। उस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। ये सिर्फ बता के चला जाता है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि 2 और 2 कितने होते हैं, आप बोलोगे 4 होते हैं। मैंने आपको बता के चला गया बस। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, तो वो बाद में जाकर अलग से एक व्यक्ति आएगा जो बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी वो देगा। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी आगे जाकर हमारे क्लासेस में कवर होगा।
तो हमारा जो अगला चैप्टर है उसमें हम कवर करेंगे बिग बैंग थ्योरी कि एक्चुअल में ये ब्रह्मांड कैसे बना, और इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज तक आपने जो चीज़ें आपने रट्टा लगाई थी वो चीज़ें आपको आगे से रट्टा नहीं लगानी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो थोड़ा सा आपको मैं रिकैप करता हूँ क्लास का, आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रह्मांड क्या है। जहाँ पर हम खड़े हैं हमारे ऊपर जो भी नज़र आपको आ रहा है, चाहे वो हमारे अर्थ हो, आकाश हो, गैलेक्सी हो, तारे हो, और प्लस भी एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि जितनी भी एनर्जी है, ऊर्जा है, उन सभी को मिलाकर बोलते हैं ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की स्टडी को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। बहुत सारे तारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर 10 की पावर 11 तारे होते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और एक ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 11 गैलेक्सी होती है, और ब्रह्मांड के अंदर टोटल तारे 10 की पावर 22 होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक टाइमलाइन शुरू की थी कि आज के टाइम में हमें पता है कि ब्रह्मांड कैसे बना। ये तो आज की हमारी विचारधारा है। आज से हजारों साल पहले कैसी विचारधारा थी वो हमने पूरा डिस्कस किया। 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोल्मी ने बोला कि जियोसेंट्रिक कंसेप्ट, पृथ्वी सेंटर में है, बाकी सौरमंडल इसका चक्कर लगा रहा है। 1543 में कोपरनिकस आता है, वो इसको बोलता है कि तू गलत है, सन बीच में है, बाकी पूरा सोलर सिस्टम इसका चक्कर लगा रहा है, और सोलर सिस्टम से बाहर कुछ भी नहीं है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 1805 में हर्शेल आता है, वो इसको बोलता है कि देख भाई, तूने कहा था कि सौरमंडल के बाद दुनिया खत्म है, ऐसी पता नहीं कितनी सौरमंडल गैलेक्सी के अंदर है, ये तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, टुकड़ा है। 1925 में अमेरिका के एडविन पी हब्बल आते हैं, जो बाद में 1929 में हब्बल का नियम देते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। इसने बताया कि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसका व्यास कितना है, कितना बड़ा है व्यास, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं दूरी, तो कमेंट करनी है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, ये मैथ में हम सभी को पता है, ठीक है, इक्वल टू डी। और 1960-70 में बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट आता है, जो बेल्जियम के लेमेंतियर ने दिया था। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आएगा जो इसको एक्सप्लेन करेगा। तो आई होप कि आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। आपको जितनी मैंने चीज़ें कराई आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।